नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। हम एक ऐसे समय पे बात कर रहे हैं जब अमेरिका में कुछ ऐसी उथल पुथल मची हुई है जैसा पहले अमेरिका ने शायद गुजरे हुए अगर इतिहास को देखें तो अरसे से नहीं देखा है। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल पर एक भीड़ आ जाती है, उसके बाद वहां पर हिंसा होती है और उसके पहले जो सत्ता का हस्तांतरण होना है बस कुछ ही दिनों बाद 20 तारीख को, उसके पहले जिस कदर हंगामा मचा रहा और राष्ट्रपति ट्रंप जो अभी भी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साम दाम दंड भेद तमाम चीजों का इस्तेमाल करके सत्ता को पकड़े रहने की जो भरपूर कोशिश की, वो सब अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन वो दृश्य जब एक भीड़ और एक हिंसक उग्र भीड़ जो है वो वॉशिंगटन डीसी में नजर आई और उसके बाद कार्रवाई जो हुई उसमें हिंसा भी हुई, वो बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। और हाँ, उसके बाद ट्रंप के ऊपर ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम ने प्रतिबंध लगाए, वो तमाम चीजें उसके बाद हुई हैं। पर संजय, जिस अप्रत्याशित दृश्य की बात हम कर रहे हैं और जो दुनिया ने देखा और उसके बाद अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक लम्हा था, ऐसा कहा गया। अमेरिका में ये आशंका तो थी कि जब ट्रंप जाएंगे तो इस तरह हंगामा होगा। अब उनके इम्पीचमेंट की भी तैयारी हो रही है और उसमें तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। 25वें अमेंडमेंट को इन्फोर्स करने के लिए दबाव बनाया भी जा रहा माइक पेंस पे। आपने हमेशा कहा है कि ट्रंप जो हैं वो समस्या नहीं है, ट्रंप जो हैं वो एक तरह से नतीजा है, रिजल्ट है उस समस्या का जो समाज में पहले से जिसकी सुगबुगाहट थी। कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? नगमा जी, जो अमेरिकी प्रजातंत्र है वो आधुनिक प्रजातंत्रों में का कर्णधार रहा है और आधुनिक प्रजातंत्र की शुरुआत ही अमेरिका से हुई, अमेरिकी इंडिपेंडेंस से। और आज जब हम टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश करते हैं, जब हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास इतनी ताकत आ गई, इतनी शक्ति आ गई है, तो आज जो सबसे बड़ा प्रश्न ना सिर्फ अमेरिका के लिए है, अमेरिका के लिए तो है ही क्योंकि वो विश्व की सबसे प्रथम सबसे अग्रणी प्रजातंत्र है, लेकिन सभी प्रजातंत्रों के लिए है कि डिजिटल एज में, टेक्नोलॉजी के इस युग में प्रजातंत्र का नया स्वरूप क्या होगा। प्रजातंत्र एक ऐसा सिस्टम है जिसको बार बार अपने आप को पुनर्जागृत करना आवश्यक होता है, इसको रीइन्वेंट करना जरूरी होता है। और इस 21वीं शताब्दी में फिर समय आ गया है कि प्रजातंत्र का नए सिरे से कैसे पुनर्जागरण किया जाए, नया स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो कई मायने में इस नए प्रजातंत्र के लिए, जो वर्तमान प्रजातंत्र है उसके लिए कई सारी चुनौतियां लेकर के आ रही हैं। और वो सारी चुनौतियां हमें सभी प्रजातंत्रों में देखने को मिली हैं, अमेरिका में भी देखने को मिली है, भारत में भी देखने को मिलती है। और सभी प्रजातंत्र इन चुनौतियों के सामने थोड़े खोखले, थोड़े कमजोर नजर आते हैं। सबसे पहले जो आपने घटना की का वर्णन किया है अमेरिका में हुआ, चीनी मीडिया तो इसमें कहूंगा कि जश्न मना रहा है इस सबको देख करके। चीनी मीडिया का मानना है, चीनी सरकार का मानना है कि ये दिखाता है कि प्रजातंत्र एज अ सिस्टम फेल कर चुका है, हमारा सिस्टम ज्यादा अच्छा है और टेक्नोलॉजी के युग में प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता। वो कई तरीके से, कई मायने में, कई तरह की स्टोरीज आकर के ये सब कहना चाहते हैं कि जैसे नैन्सी पेलोसी ने जब हांगकांग में प्रोटेस्टर्स आए थे और उन्होंने वहां की पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया था, तो नैन्सी पेलोसी ने कहा था कितना सुंदर नजारा है, उसको देख करके देखिए कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम के विरुद्ध आवाजें खड़ी हो गई हैं, जनता सामने आ गई, ये जनता की आवाज है। तो उन्हीं का मजाक उड़ाते हुए चीनी मीडिया कहता है देखिए क्या सुंदर नजारा है, कितना सुंदर नजारा कैपिटल हिल में देखने को मिल रहा है, दिखा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो वास्तव में प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इसका सामना किया जाए और कैसे नई डिजिटल एज में डेमोक्रेसी अपने आप को फिर से पुनर्जागृत करे, नए स्वरूप में, नए इंस्टीट्यूशंस के साथ, थोड़े बदले हुए इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे सामने आए। और ये सफर लंबा है, ये सफर आसान नहीं है। जी, आपने बहुत सही बात कही कि प्रजातंत्र को डिजिटल दुनिया से जो चुनौती मिल रही है उसी को हमने देखा कि किस तरह न सिर्फ ट्रंप बल्कि दुनिया भर के बहुत सारे नेता, बहुत सारे राजनेता अपने अपने समर्थकों को इकट्ठा करने के लिए, कई मायनों में बहुत सारे धर्मगुरु भी लोगों को एकत्रित करने के लिए, कई बार भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। इस घटना के बाद भी हमने देखा है कि और भी ज्यादा वो बंटवारा जो समाज में है वो डिजिटल दुनिया में भी नजर आ रहा है।
पहले से भी था, यहाँ भी देखा गया। ट्रंप के बेटे ने ही ये बात कही कि आप और दुनिया में जो दूसरे तानाशाही शासक हैं, उन्होंने आयतुल्ला का नाम लिया कि आप उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे रोक लगा रहे हो, ये सही नहीं है। और ये बहस खड़ी हो गई कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करता है। आज जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी ये कहा है कि ये सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। इसको कैसे समझें? नगमा जी, ये बहस कहाँ हो रही है? ये बहस प्रजातंत्री देशों में ही हो रही है। ये बहस चीन में नहीं हो रही है, ये बहस रूस में नहीं हो रही है, ये बहस जर्मनी में हो रही है, ये बहस अमेरिका में हो रही है, ये बहस भारत में हो रही है। तो यह अपने आप में जो ये बहस हो रही है, ये वास्तव में बताता है कि प्रजातंत्र अभी मरा नहीं है। ये बहस होना ही प्रजातंत्र का असली स्वरूप है जी। और इसी बहस के माध्यम से रास्ते मिलेंगे और रास्ते हमको निकालने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, अमेरिका के अगर आप पूरे इतिहास में जाइए, अमेरिका एक ऐसे कगार पर आज खड़ा हो गया है, कई समस्याओं के आते ऐसे कगार पर खड़ा हो गया है जहां अमेरिकी राष्ट्र क्या है, अमेरिकी राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में मूलभूत प्रश्न उठ रहे हैं। कई का मानना था, जो अगर परंपरागत तौर से देखें, अमेरिकी राष्ट्रवाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म था कि एक संविधान के तहत भिन्न भिन्न स्थानों से प्रवासी आकर के इकट्ठे हुए, उन्होंने एक नए ढंग का राज्य बनाया जो कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित था। वो प्रजातांत्रिक मूल जो हैं वो कुछ ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत बन गए जिनका अमेरिका अकेला एक कहना चाहिए कि अकेला अपने सर पे दुनिया भर का भार वहन करने वाला विश्व का अकेला राष्ट्र बन गया और उस पूरी प्रजातंत्र को पूरे विश्व में उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन आज वही जड़ें, अगर आप देखते हैं ट्रंप युग के बाद क्या हुआ है, वही जड़ें बड़ी खोखली नजर आती हैं। लगता है कि अमेरिका अन्य देशों जैसा ही तो है, क्या फर्क है? तो जो अमेरिकी राष्ट्रवाद जिसको जो चुनौती आई, वो कहां से आई? वो आई वहां एक जो बहुसंख्यक वर्ग, जो गोरे कामगार अपने को हाशिए पर मानने लगे थे, उन्होंने उसको चैलेंज किया कि ये देश तो हमारा है, ये देश औरों का नहीं है, हमने इस राष्ट्र को बनाया है और इस राष्ट्र में और लोग आ ही नहीं सकते, ये बाहरी तत्व नहीं आ सकते, ये राष्ट्र हमारा है। तो ये जो एक राष्ट्रीयता का परिभाषा, फिर से एक नई राष्ट्रीयता की परिभाषा शुरू हुई। और ये जो राष्ट्रीयता का झगड़ा है अमेरिका में, आज का नहीं है, पुराना झगड़ा है। अगर आप जाएं तो 1960-68 के दशक में भी डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जॉर्ज वॉलेस, अलाबामा के गवर्नर, उन्होंने नारा दिया था कि हमें तो सेग्रीगेटेड अमेरिका चाहिए, ये सब नहीं चल सकता। और जो लोग वास्तव में अमेरिकी हैं, जो सही ढंग में अमेरिकी हैं, उनको आके इस देश पर कब्जा करना पड़ेगा। आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं जीत पाए, पर उन्होंने अल्टीमेटली बिरले ही एक अकेले कैंडिडेट थे जो कि थर्ड पार्टी के रूप में लड़ करके उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज जीते कई स्टेट्स में। तो ये एक पुराना द्वंद्व अमेरिका में चल रहा है और आज फिर से वो सामने आया है। और आज डिजिटल एज में एक दूसरा स्वरूप लेकर के सामने आया है, जिसके बारे में अमेरिका में भी चर्चा करनी चाहिए और जर्मनी में भी होनी चाहिए, भारत में भी होनी चाहिए, कि कैसे हमारे सामने भी ये चुनौतियां सामने खड़ी होंगी। जी, पर ट्रंप पर जो प्रतिबंध लगा, और इंडेफिनिट प्रतिबंध ट्विटर कह रहा है, पहले था कि शायद सत्ता के हस्तांतरण तक, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडेफिनिट है। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो प्रतिबंध है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक खेमा उसमें भी डिवीजन है कि ये जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि टू लेट टू लिटिल, अब चूंकि सत्ता बदल रही है इसलिए ट्विटर ने ये हिम्मत दिखाई है, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ट्रंप तो लगातार इस तरह की भड़काऊ बातें अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से करते रहे, जिसको पहले भी, जिस पर प्रतिबंध लग सकता था, जो आधिकारिक अकाउंट है उसको छोड़कर। पर उसमें प्रतिबंध किस हद तक, क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है? अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसके साथ साथ किस तरह की जिम्मेदारियां बनती हैं, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए? बड़े सवाल ये भी हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किस हद तक और कैसे किया जाए। ये इंटरमीडियरी हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचती हैं, कहते हैं कि हम कंटेंट प्रोवाइडर नहीं है। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया कंपनियों को एक तरह से थोड़ा परवश है, लेकिन मेरी सिंपैथी आज उनके साथ है, क्योंकि वो पाटन के बीच में ऐसी पिस चुकी हैं और काफी समय से पिसती चली आ रही हैं। शुरू उन्होंने किया इस स्टैंड को लेकर के कि हम जो हैं सिर्फ प्लेटफॉर्म है, हम लोगों
कंटेंट कौन क्या पोस्ट करता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और वास्तव में अगर अमेरिकी आप लॉ को देखें तो सेक्शन 230 जो उनका जो डिजिटल डिसेंसी एक्ट है उसके तहत उनको छूट भी दी गई है। उनको एक तरीके से अभयदान दिया गया है अमेरिकी लॉ में कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी उसके साइट पर क्या चीज पोस्ट की जाती है उसके लिए उसको दोषी नहीं करार दिया जा सकता, उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। तो ये एक अमेरिका की ये एक पिक्चुलियर कानून है वहां का जो जो जिसने वहां एक रूप लिया जिसकी वजह से सोशल मीडिया कंपनीज इतनी तेजी से वहां आगे बढ़ी और कंटेंट प्रोवाइड करने लगी। लेकिन देखिए 2001 आते आते जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ तब जब तक इस्लामिक टेररिज्म का प्रश्न था तब जोर से आवाजें उठने लगी कि कैसे इस्लामिक टेररिस्ट को आप आकर के सोशल मीडिया साइट्स पर जिहादियों को कुछ भी पोस्ट करने देते हो जी। तो वहां से कंट्रोल जो ये कंटेंट कंट्रोल की बात आने लगी। तो वही कहानी है कि साडा कुत्ता टॉमी त्वाडा कुत्ता कुत्ता वाली जो बात है कि कौन किसका सपोर्टर है, वही डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में झगड़ा है। दोनों कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों कहते हैं कि दूसरे पक्ष को ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए। हम तो बिल्कुल पाक हैं, हम साफ हैं, हम धुले हुए हैं, दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये झगड़ा काफी समय से अमेरिका में चला आ रहा है और यही जो पोलराइजेशन है। देखिए वास्तव में सोशल मीडिया कंपनीज, मैंने बार बार कहा, ये वास्तव में अगर आप देखें तो जो डिविजन्स हैं वो सोसाइटी में डिविजन्स हैं। मीडियम को मैसेज के साथ कंफ्यूज मत करिए। मीडियम तो वही चीज दिखा रहा है जो सोसाइटी में हो रही है। अगर विभाजन है तो समाज में विभाजन है और उसी समाज के विभाजन की जो डिबेट है उसको आगे बढ़ना चाहिए कि कैसे समाज को साथ जोड़ा जाए। अगर समाज साथ जुड़ जाता है तो विभाजन अगर अपने आप समाप्त हो सकता है। तो ये जो डिबेट है इसका कोई ना कोई हल अवश्य आगे निकल के आएगा। तो मीडियम और मैसेज को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे दोनों को में अंतर रखना चाहिए। जो वास्तव में झगड़ा है अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो अगर ये अगर चैलेंज होता है कोर्ट में, और बिल्कुल चैलेंज होगा, ट्रम्प चैलेंज करेंगे, कोई ना कोई जरूर इसको चैलेंज करेगा कि क्या अधिकार है सोशल मीडिया कंपनी को इस तरीके से उनको बैन करने का। तो अमेरिकी लॉ में फिर एक समस्या है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो जो जनता है, जनता की रक्षा करती है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा करती है किससे? सरकार से। कि सरकार के बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कोई प्राइवेट एजेंसी, कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म का कैसे उपयोग करने दे, इसके बारे में वहां अभी भी विवाद है। क्या उसको अधिकार है? ट्विटर फेसबुक कह सकते हैं कि हम तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, हम हमारे पास अधिकार है कि कौन हमारे प्लेटफॉर्म आकर के अपने विचार व्यक्त करेगा, कौन नहीं करेगा। और अमेरिकी कानून के तहत फर्स्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत वो ऐसा आर्ग्यू कर भी सकते हैं। तो ये जो मामला है इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन बड़ा जो बड़ा प्रश्न है कि अगर रेगुलेट करना है, वास्तव में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है, तो किसको ये अधिकार होना चाहिए? शासन को अधिकार होना चाहिए। पर शासन को अगर ये अधिकार दे दिया, शासक वर्ग को अगर ये अधिकार दे दिया जाए, तो शासक वर्ग अपने खिलाफ आवाज जो उठती हैं उनको दबाने का काम करेगा रेगुलेशन के दौरान। तो कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेशन कैसे हो? किस प्रकार से प्रजातंत्र में इंडिपेंडेंट रेगुलेशन हो जो सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों के ऊपर रहे, दोनों को कंट्रोल करे? क्योंकि सरकार से भी खतरा है। अब आपने देखा कि कई देशों में जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स कैसे आती हैं। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसीज में अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं आती है, बिल्कुल आती है। हमारे यहाँ भी इमरजेंसी आई थी और ऐसा नहीं कि भविष्य में नहीं आएगी, आ भी सकती है। किसी भी, जो अमेरिका का जो एग्जाम्पल वो स्पष्ट दिखाता है कि कैसी भी डेमोक्रेसी में खतरा कभी भी आ सकता है। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह आवश्यक है, डिबेट अपनी जगह आवश्यक है। और जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं कि कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कहाँ ना कहीं रोक लगनी चाहिए, कब रोक लगनी चाहिए? देखिए, जब तक ट्विटर पर झगड़ा होता रहे सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक पर झगड़ा होता रहे कोई समस्या बिल्कुल जी। जब वो झगड़े आकर के कैपिटल हिल पर हमला बोल देते हैं, पार्लियामेंट पर हमला बोल देते हैं, जब जाने जाती हैं तब समस्या आती है। इसलिए वहां कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। लेकिन रोक कौन लगाएगा, किस प्रकार से लगाएगा, किस प्रकार की संरचना होगी उन इंस्टीट्यूशंस की जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो आज की जो ये डिजिटल एज में एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है कि कहां तक आदमी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाता है,
क्या कर सकता है फ्रीडम एक्सप्रेशन के तहत, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के रेगुलेशंस आएंगे, और सबसे बड़ा प्रश्न कौन इसको रेगुलेट करेगा, क्योंकि दोनों बड़ी डिजिटल कंपनीज से भी उसको बचाना है और सरकार से तो बचाना ही है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ट्विटर ने भी वही दलील दी थी कि जब तक ट्रंप ये ट्वीट कर रहे थे और इस तरह के ट्वीट्स आ रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन जब उसको वास्तविक उसका परिणाम दिखा, जब वो भीड़ दिखाई दी, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और इस समय सवाल ये भी है कि जो कैंपेनर्स हैं, चाहे वो ट्रंप के सपोर्टर हो या वो दूसरी तरफ के लोग हो, वो ये चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक तरह से एडिटोरियल डिसीजन ले रही है। अगर ट्विटर ने ये फैसला लिया है कि वो ट्रंप के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं या उनके साथ और दर्जनों जो उनके समर्थक के प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये एक एडिटोरियल फैसला है जो पहले ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं कर रही थी, वो इंटरमीडिएरी के तौर पे काम कर रही थी। तो ये एक तरह से एक पब्लिशर के तौर पे अब व्यवहार कर रही है। इसका मतलब है कि और रेगुलेशंस, और फिर वही बुनियादी सवाल कि रेगुलेशंस तो कौन लगाए रेगुलेशंस। अभी जो इन्होंने फैसला लिया है, ये इनका जो मौजूदा रोल था उससे कुछ अलग अलग दिख रहा है अब ये। तो इसमें जैसा आपने कहा कि प्रतिबंध लगाए कौन, शासन लगाएगा, सत्ता में बैठे लोग लगाएंगे, या कुछ सेल्फ रेगुलेशंस होने चाहिए, इसके लिए किस तरह के कुछ सुझाव हो सकते हैं। ये समस्या हम भारत में भी देखते हैं, ट्रोल ब्रिगेड या कहीं कुछ लिखे, हमने हाल में ही देखा सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, कहीं कुछ नेता भी बयान देते हैं, ट्रोल ब्रिगेड भी है। तो उसका वास्तविक दुनिया में असर, दिल्ली दंगे जो हुए थे वो बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ था, गलत इस्तेमाल भी। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एक नए ढंग के डिसइंफॉर्मेशन को जन्म दिया है। जो कई चीजें आप बोल रही हैं कि कंटेंट पर रेगुलेशन की बहस तो प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी सोशल मीडिया के लिए है। पर वो लोग जिम्मेदार हैं अभी भी। के बारे में आप टीवी मीडिया को छोड़ सकते हैं या प्रिंट मीडिया को कहें कि ये से बाहर है। कंटेंट रेगुलेशन का प्रश्न उन पर भी बार बार होता है कि क्या प्रेस काउंसिल कंट्रोल करना चाहिए, कि कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। तो उस मायने में ये बहस पुरानी है, ये बहस नई नहीं है। लेकिन जो नया ये है कि जो सोशल मीडिया एक पॉसिबिलिटी करता है, जो हाथ में हमारे हथियार देता है पार्टिसिपेटिव डिसइंफॉर्मेशन का, कि झूठ, साजिश, भय, उसको बेचने की सहकारी समितियां बन जाती हैं, आपस में मिलजुलाकर वही झूठ, वही अफवाहें, वही बार बार फेक चीजें बार बार घुमा करके अपने अपने लोगों को एक तरीके से डराया जाता है। और ये साजिशों, और जो अमेरिका में देख रहे हैं वही हो रहा है। क्यूएनॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने क्यूएनॉन कहते हैं, वही साजिश और षड्यंत्रों की पूरी उनकी कहानी है कि ट्रंप को कैसे साजिश करके, क्योंकि ट्रंप एक तरीके से एक बहुत बड़ा रिंग था जो कि बच्चों को भगा करके उनको एक्सप्लॉयटेशन करने में लगा हुआ था, जिसमें हिलरी क्लिंटन, पटिस्टा सब उसके हिस्से हैं। वो अपने को क्यूएनॉन मानते हैं और ट्रंप उनके खिलाफ क्योंकि लड़ रहा था, इसलिए इन लोगों ने ट्रंप को बाहर भगाया है किसी भी मायने से। तो और इसको मानने वाले हजारों लाखों लोग हैं। तो साजिशों, षड्यंत्रों के भय से त्रस्त होकर के एक बहुसंख्यक वर्ग खुद अपने दिमाग की उपजी दहशतों के परवान चढ़कर तो स्वयं ही आपने देखा कि खुद साजिशों का सबसे खतरनाक प्रणेता भी बन जाता है, कर्णधार भी बन जाता है, और ऐसा कर्णधार बनता है कि कैपिटल हिल पर जाके हमला कर देता है। तो ये जो एक शक्ति है, ये सोशल मीडिया ने हर आदमी के हाथ में दे दी है। तो इसलिए जब सोशल मीडिया के रेगुलेशन की बात करते हैं, जब कौन इसको रेगुलेट करेगा, वास्तव में प्रश्न जटिल होता है, और इसका समाधान डेमोक्रेसीज को निकालना पड़ेगा कि कैसे इसका रेगुलेशन होगा, कैसे ये रेगुलेशन जो है एक तरीके से, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप प्रजातंत्र का स्वरूप देखें, प्रजातंत्र का स्वरूप बदल रहा है। प्रजातंत्र में जो सत्ता है वो किसी एक शासक वर्ग के हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार के हाथ में पूरी सत्ता है। प्रजातंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, कई इंस्टीट्यूशंस के हाथ में सत्ता है, और हर इंस्टीट्यूशन को सत्ता का वहन करना, सत्ता का निर्वहन करना, सत्ता का उपयोग करना, प्रयोग करना, और दूसरा कैसे सत्ता का दुरुपयोग ना करे, उसका विजिलेंस बहुत आवश्यक है। तो प्रजातंत्र क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड पावर का सिस्टम है जी, तो ऐसे प्रजातंत्र के लिए आवश्यक हो जाता है कि जब हम रेगुलेशन की बात करें तो ऐसी
संस्थाओं का क्रिएशन किया जाए, इनके बारे में विचार किया जाए, सोचा जाए कि कैसे ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज की रचना की जाए, उनको बनाया जाए। और ये डिबेट अमेरिका में होगा और देशों में भी होगा। और एक तरीके से अच्छा है कि जो ये हुआ है अमेरिका में हुआ है, जो विश्व की सबसे प्रथम डेमोक्रेसी है, सबसे पहली डेमोक्रेसी है। और अमेरिका में जिस तरह की डिबेट चल रही है, हो सकता है समय लगेगा, अगले 5-10 साल में कोई ना कोई इससे समाधान निकल करके आएगा। लेकिन जो दूसरा बड़ा खतरा है कि जो, और मैं बार बार कहता आया हूं कि जो ये एक ट्रंप के द्वारा जो आपको देखने को मिला कैपिटल हिल में, उसमें कई कारण हैं कि ये क्यों हुआ। अमेरिकी प्रजातंत्र के अपनी कुछ समस्याएं हैं। प्रजातंत्र जिस कगार पर पहुंच गया, जिस ढंग से समाज में इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, समाज में लगा कि एक एलिट वर्ग ने पूरी डेमोक्रेसी पर कब्जा कर लिया है। तो जो ये कई साजिशों की जो ये बातें चलती हैं, ऐसा नहीं कि ये इनमें कोई तथ्य नहीं है। इन साजिशों में तथ्य यहां तक होता है, किसी हद तक होता है, इसीलिए साजिशें परवान चढ़ती हैं और ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां ये लोगों के दिमाग में घुस करके उनको अनहोने कार्य करने पर मजबूर करती हैं, ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती हैं, जैसा कि आपने अमेरिका में देखा। तो इनसे बचना डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। डेमोक्रेसी वास्तव में पार्टिसिपेटिव रहें, सही ढंग से पार्टिसिपेटिव रहें, और सोशल मीडिया और अन्य टेक्नोलॉजी की तरह से हाँ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी संभव है। पर उनका स्वरूप क्या होगा? आज जब आप हर 5 मिनट में अपना ओपिनियन बदल देते हैं, कोई कौन अच्छा है कौन बुरा है, ट्विटर पर एक ट्वीट के आधार पर जब फैसला किया जाता है, तो पार्टिसिपेशन कई मायने में मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं हो जाता जी। तो सबसे पहली चीज, हाँ डेमोक्रेसीज को एक डिजिटल एज के लिए जो एक नए ढंग का एजुकेशन है, नए ढंग की शिक्षा है, वो आवश्यक है। डेमोक्रेसीज का जो रीढ़ है वो अच्छी इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन है। और डिजिटल एज जिसमें हम घुस चुके हैं, एक तरीके से तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि उसका हम उपयोग ही नहीं कर पाते। तो अथाह इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग फिर से एक नए तमस्सुक में घुस रहे हैं, डार्क एजेस में घुस रहे हैं, जहां इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि इंफॉर्मेशन यूजलेस हो गई है। उसमें से क्या सही है, क्या गलत, क्या सही है, इसके बारे में निर्णय करना किसी के लिए भी असंभव हो जाता है। तो एक नया प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कैसे इस इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जाए, कैसे इस इंफॉर्मेशन का सही ढंग से उपयोग किया जाए, ये भी हो सकता है अंततः कुछ रास्ते आसान करें। जैसे इन्होंने इंफॉर्मेशन इतनी सारी हमें क्योंकि एक बाढ़ ला करके हमको इंफॉर्मेशन की बाढ़ के बीच में खड़ा कर दिया है, तो उस बाढ़ का हम सेंस कैसे निकालें, कैसे सही और गलत की सोच कर सकें। क्योंकि अगर प्रजातंत्र पर रहना है तो सही और गलत की सोच हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ शासक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं बनती। क्योंकि शासक वर्ग भी सही और गलत फैसले करने में गलतियां करेगा, और उसको सही करने के लिए जरूरी है कि जो अन्य संस्थाएं हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो हमेशा सतर्क रहें। तो यदि प्रजातंत्र जिंदा रहना है तो ये हमें इसके नए नए रास्ते निकालने पड़ेंगे जी। और इसी मोड़ पर हम इस वक्त खड़े हैं कि किस तरह से इस डिजिटल दौर में भी इस प्रजातंत्र को जो चुनौतियां मिल रही हैं उसको बचाया जाए। और जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो अपने आप में कोई समाधान नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रंप को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पर बैन करते हैं तो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पार्लर जैसे प्लेटफॉर्म जिसमें ट्रंप के समर्थक अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद कह दिया कि वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे, और इस दौरान इम्पीचमेंट की तैयारियां उनकी जोर शोर से चल रही हैं। आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर जो अभी हो रहा है संजय, और दूसरे की ट्रंप और पेंस की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि जो कैपिटल हिल में पहुंच गए हिंसक जो भीड़ नजर आई, वो लोग नहीं है, वो उस अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जो कि मेक अमेरिका ग्रेट या अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट का हिस्सा है, जिसमें 75 मिलियन लोग हैं। तो वो बेचारे, उनको वैसे ही अब एक तरह से धोखा मिल रहा है जिसके समर्थन में वो आए थे। पर देखिए, जहां तक बैन करने का प्रश्न है, एक बड़ा विवाद है कि बैन करने से वास्तव में फायदा होता है कि नुकसान होता है। कई बार जिसको आपने देखा कि अगर आप किसी पुस्तक को बैन करते हैं तो उसकी प्रतियां ज्यादा बिकती हैं। और ट्रंप तो खुद बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं,
मैं सोचता हूं कि अगर उन पर बैन लगाइएगा तो वो उसका बहुत अच्छा सदुपयोग करके अपनी फॉलोइंग और बढ़ा लेंगे, पार्लर, गैब या अपना कुछ लॉन्च करके उनके और जो वास्तव में विश्वास करते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उनको बल मिलेगा इन चीजों को लेकर के। तो बैन वास्तव में एक आउटवर्ड बैन, जैसे सैंक्शंस जो ट्रंप लगाते थे, बहुत अच्छी चीज नहीं थी, हमने देखा विश्व व्यवस्था के लिए, वैसे ही बैन किसी भी मायने में अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। मर्केल जो कहती हैं वो सही कहती हैं। इन जो ये काउंटर फोर्सेस हैं, इनको अगर आपको टैकल करना है, अगर इनसे लड़ाई लड़नी है, तो सिर्फ ये कहना कि ये झूठ है, ये कुंठित मानसिकता है, इतना पर्याप्त नहीं है। देखिए, उसके कोई भी अगर चीज उठती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होते हैं। उन कारणों के मूल पर जाना जरूरी होता है। और ये मैं कह रहा हूं कि हर प्रकार के टेररिज्म के बारे में उसके मूल में जाना आवश्यक होता है। उसका जब तक अगर आप समाधान नहीं करें, आज अमेरिका में कहा जा रहा है कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा राइट विंग टेररिज्म से है। बार बार ये बात उठ रही है कि अमेरिका में 2000 के बाद जितने हमले हुए हैं, वो कोई भी इस्लामिक टेररिस्ट ने तो नहीं किए हैं। सारे वहां पे जितने अटैक्स हुए हैं, वो सारे राइट विंग टेरर के कारनामे थे। और राइट विंग टेररिज्म क्या है? राइट विंग टेररिज्म वही है जो हमको कैपिटल हिल में देखने को मिला, जिसके प्रणेता ट्रंप रहे हैं। तो इन सब घटनाओं के पीछे कारण क्या है, उसके मूल में जाकर के जब तक आप जो डिवीजन सोसाइटी में आ गए हैं या विश्व में आ गए हैं, उनको अगर आप दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आप चाहे ट्विटर इस्तेमाल करें, चाहे फेसबुक करें, चाहे पार्लर करें, जो झगड़े हैं वो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, क्योंकि उनके मूल में जो वास्तव में कारण है वो कुछ और है, जब तक हम उन कारणों को दूर नहीं करेंगे। जी जी, इस समय यहीं पर ये चर्चा हमें रोकनी पड़ेगी। बहुत सारे गूढ़ सवाल हैं, बहुत उलझे हुए सवाल हैं, और इस समय पूरा समाज, पूरी दुनिया जो है इन सवालों के बीच घिरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए।